Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in today's class we are going to start we are continuously studying the chapter that is main market form. So in today's class also we are moving to discussing this chapter and will continue this chapter, and I hope so that in today's class this chapter will be completed. So without getting any delay, let's get started. So अब है नेक्स्ट आपका परफेक्ट कंपटीशन. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने ये सारी चीज़ें इन द केस ऑफ रेवेन्यू चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है. परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया है और उसके फीचर्स क्या थे वही सेम चीज़ ये है, और इसका कर्व कैसे होगा ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है. बट एक बार इस चैप्टर में पढ़ लेंगे क्योंकि मेन मार्केट फॉर्म्स हमें पढ़ना है, और जो भी अदर मार्केट है जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड द ओलिगोपोली, यू डोंट नीड टू रीड आउट बिकॉज इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस. सो परफेक्ट कंपटीशन. Perfect competition refers to that market situation in which there are large number of buyer and the sellers of the homogeneous product. ठीक है. परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन होता है जहाँ पे सबसे पहला हमें क्या मिला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स. ठीक है. लार्ज नंबर में यहाँ पे क्या होते हैं, बायर भी होते हैं, लार्ज नंबर में सेलर्स भी होते हैं. ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. सो एंड सेलर्स ऑफ द होमोजीनियस प्रोडक्ट. सो यहाँ पे दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट को हम लोग और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, होमोजीनियस, दैट इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट. आइडेंटिकल मीन्स सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट. ऐसा नहीं कि जो डिफरेंट फॉर्म है वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को, अगर एक है इंडस्ट्री है तो उसमें जो अगर डिफरेंट फॉर्म्स है तो वो एक जैसा ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. फिर कह रहा है द प्राइस ऑफ सच प्रोडक्ट इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री. ओके. सो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री इज ग्रुप ऑफ फर्म्स. ठीक है. सो जो प्राइस यहाँ पे डिटरमिन होगा वो कौन करेगा डिटरमिन, दैट इज डन बाय द इंडस्ट्री. वो इंडस्ट्री करेगी. ठीक है. सो विद द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, मतलब यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री प्राइस डिटरमिन करेगी, सो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, किसकी हेल्प से करेगी, डिमांड एंड सप्लाई. मतलब कोई भी कमोडिटी की कितनी डिमांड हो रही है और कोई भी कमोडिटी की कितनी सप्लाई हो रही है, उसकी हेल्प से प्राइस क्या होगा वो डिटरमिन होता है. ठीक है. सो हाँ, ऑल द फर्म्स सेल देयर प्रोडक्ट एट दिस प्राइस एंड देयर इज ओनली वन प्राइस विच प्रिवेल्स इन द मार्केट. सो ओनली वन प्राइस, only one price which prevails. prevails means जो प्राइस क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, which prevails in the market. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन किसको कहेंगे, यहाँ पे पूरी एक डेफिनेशन आप तैयार कर सकते हो. परफेक्ट कंपटीशन refers to a market situation in which there are a large number of buyers and sellers and they producing the homogeneous product, as well as the price of the product is determined by the industry and with the help of the demand and supply, and in the market only one price prevails. ठीक है. आपकी पूरी एक डेफिनेशन होगी जिसमें इसके सारे फीचर्स हो गए. सबसे पहला इसका फीचर क्या हो गया, सबसे पहला हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. लार्ज नंबर में बायर और सेलर्स भी होते हैं. ठीक है. फिर क्या हो गया कि होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. वो लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है, दैट इज द होमोजीनियस प्रोडक्ट. वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं. प्राइस कौन डिटरमिन करता है, प्राइस डिटरमिन कौन करता है, प्राइस इज डिटरमिन बाय द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री डिटरमिन करती है किसके हेल्प से,
डिमांड एंड सप्लाई, और पूरे मार्केट में एक प्राइस ही क्या होगी, वो प्रिवेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज फीचर्स और दी अजम्पशन। फीचर्स और अजम्पशन, फीचर्स और अजम्पशन ऑफ दी परफेक्ट कंपटीशन। कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स और अजम्पशंस क्या होंगे। तो क्या फीचर्स, तो जो मैंने ये सब बताया है उसमें ऑलमोस्ट उसके सारे फीचर्स ही हैं, और अजम्पशन। ओके, सो फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। मार्केट में क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर्स होंगे, बट हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस। होंगे बहुत ज़्यादा, बायर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और सप्लायर भी बहुत ज़्यादा होंगे, बायर और सेलर दोनों ही ज़्यादा होंगे, बट उनका कोई भी इफेक्ट प्राइस पे नहीं होगा। ठीक है, इफेक्ट कोई भी प्राइस पे नहीं होगा। इट मीन्स दैट नो सिंगल बायर और सेलर कैन अफेक्ट द प्राइस बाय चेंजिंग हिज डिमांड और सप्लाई। ठीक है, मतलब कोई एक सिंगल बायर और कोई एक सिंगल सेलर उन कमोडिटी की प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है, कि उसके हैंड में नहीं है वो सारी चीज़ें को चेंज करना, बिकॉज दे ऑल आर कंट्रीब्यूटेड अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑन द इंटायर मार्केट। पूरे इंटायर मार्केट का अगर हम लेते हैं तो उन लोगों का प्रोपोर्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो डैट इज़ वाई जो भी है सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब जो भी प्राइस डिटर्मिनेशन होगा वो क्या है, कोई भी एक सिंगल सेलर और सिंगल बायर नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया अजम्पशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, लार्ज नंबर के बायर और लार्ज नंबर में बायर और सेलर्स होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि नेक्स्ट वन है, हाँ, इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि विथड्रॉल बाय दी सम ऑफ द बायर एंड सेलर विल नॉट इफेक्ट दी एनी ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कोई बायर और सेलर क्या है, विथड्रॉ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि कोई भी इफेक्ट प्राइस पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है कि ऑल द फर्म सेल दी आइडेंटिकल प्रोडक्ट। जो सारे ही फर्म है वो क्या करेंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही सेल करेंगे। दिस मीन्स दैट गुड प्रोड्यूस बाय ईच सेलर पोजेसेस आइडेंटिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी क्या है, सबकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम एंड आर इन यूनिफॉर्म इन एवरी वे, इन कलर, साइज, शेप एंड क्वालिटी। ठीक है, उनके जो भी एक फिजिकल अपीयरेंस हम जिसको कह सकते हैं वो भी क्या है, अगर हम लोग उनके कलर में, शेप में, साइज में सबकी बात करते हैं तो सब में वो क्या है, वो सेम ही होते हैं। सो नो सिंगल सेलर प्रोडक्ट इज प्रेफर्ड टू दैट ऑफ एनी अदर सेलर बिकॉज दी बोथ द प्रोडक्ट एंड द प्रोड्यूसर आर दी स्टैंडर्डाइज। मतलब कि इसमें किसी भी प्रोड्यूसर और किसी भी प्रोडक्ट को आप ये नहीं कह सकते हो कि दिस वन इज बेस्ट देन दी अदर। क्यों? क्योंकि सारे ही एक स्टैंडर्ड जो बना दिया गया, स्टैंडर्डाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कोई भी चीज़ को एक डिसाइड करना एंड देन सब पे एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारे प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोड्यूसर सब स्टैंडर्डाइज्ड है। मतलब एक चीज़ डिटरमिन हुई, एक चीज़ डिसाइड्स हुई और सबको ही क्या है, वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होगा। दे ऑल आर दी सेम इन ऑल दी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होंगे, वो सेम होंगे। ठीक है, सो नो सिंगल सेलर प्रोडक्ट इज प्रेफर्ड। कोई भी सिंगल सेलर का प्रोडक्ट को प्रेफर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। थर्ड वन इज दैट इज परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, सो ऑल बायर एंड सेलर इन द मार्केट पॉजेसेस परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, जो भी बायर और सेलर्स हैं मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, उनके पास परफेक्ट नॉलेज है। सो बोथ ऑफ देम नो द यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल इन फॉर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। और दोनों को पता है
बायर और सेलर दोनों को पता है कि मार्केट में एक यूनिफॉर्म ही प्राइस चल रही है फॉर दी होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब अगर एक जैसा प्रोडक्ट है तो उस एक जैसे प्रोडक्ट की प्राइस एकदम यूनिफॉर्म है, सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट की प्राइस अलग है और कोई भी प्रोडक्ट की ज़्यादा है या कम है। तो सारे बायर्स, ऑल दी बायर्स एज वेल एज सेलर्स have the total knowledge or the complete knowledge or the perfect knowledge about the market and the whatever the price which is prevails in the market। और जो भी प्राइस मार्केट में प्रिवेल करी है वो सारे की इंफॉर्मेशन उस इंडिविजुअल को होती है, चाहे वो बायर हो या सेलर हो। ठीक है, सो दस नो बायर विल ऑफर अ प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग वन। ठीक है, कोई भी बायर है वो जो भी प्राइस प्रिवेल करी वो उससे ज़्यादा कभी भी प्राइस को नहीं देगा। एंड नो सेलर विल सेल अ प्राइस लोअर देन द प्रिवेलिंग प्राइस। और कोई भी सेलर उस जो भी प्राइस एग्जिस्ट करी उस प्राइस से नीचे का नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी बायर को बहुत ज़्यादा सामान चाहिए तो किसी सेलर को बोल देगा कि तुम मेरे से ज़्यादा लेके उस प्रोडक्ट को दे दो। नहीं, जो मार्केट में प्राइस चल रही है वही प्रिवेल करेगी। एंड एवरीबडी हैज़ टू ऑब्लाइज फॉर द सेम, कि सबको वो सारी चीज़ों को मानना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि सेलर को प्रॉफिट करना है तो वो कम प्राइस में कमोडिटी को सोल्ड कर दे, नहीं, वो क्या करेगा, जो मार्केट में प्राइस चल रही है दैट विल एग्जिस्ट ओनली, वही मार्केट में क्या होगी, एग्जिस्ट होती है। ठीक है, सो ये हो गया आपका सिंगल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट प्रिवेल इन द मार्केट। मार्केट में वही सिंगल प्राइस ही क्या होगी, वो प्रिवेल करेगी। फोर्थ वन इज फ्री एंट्री एंड दी exit, free entry and exit. So free entry and the exit of the firm means there are no barriers or the obstacle। यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है। फर्म में एंटर और फर्म में एग्जिट दी एनी इंडस्ट्री, वो आ भी सकती हैं, अगर उनको वहाँ पे नहीं रहना है सो दे में लीव, वो उसको लीव भी कर सकती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि एक बार वो फर्म बन गई एज अ परफेक्ट कंपटीशन की तो वो लीव नहीं कर सकती है। सो इट इज़ अप टू एनी एनी फर्म, सो दे मे केम और दे मे गो, वो आ भी सकते हैं और वो जा सकते हैं। तो यही है यहाँ पे फ्री एंट्री एंड दी एग्जिट ऑफ दी फर्म्स अगर आएंगी और फर्म्स जा भी सकती है। यहाँ पे देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ दी कंपल्शन is given to the any firms, they may enter or they may go। वही सेम चीज़ है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हाँ, और एक इसमें क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स में इन दी परफेक्ट कंपटीशन ऑल दी फर्म्स अर्न्स दी नॉर्मल प्रॉफिट। ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो सारी फर्म्स होती हैं वो लोग को क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे, मैंने ये पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इन केस यहाँ पे क्या है, फ्री एंट्री और एग्जिट है फर्म्स की, तो अगर फर्म को क्या करना है, फर्म अगर देख रही है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट फर्म कर रही थी बट यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा फर्म आ गई। ये 2 एक्स्ट्रा फर्म आने से टोटल फर्म हो गई 6। अब जो प्रॉफिट बस 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब 2 और आ गई, 6 होने से वो प्रॉफिट अब इन 6 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसलिए जो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, वो क्या है, अब 6 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये फिर से क्या हो गया कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट में आ गए। बाकी अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई भी फर्म को लॉस हो रहा है, अगर 6 फर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं इंडस्ट्री में, उनको लॉस हो रहा है, तो अगर उसमें से 2 या 3 या इंडस्ट्री क्या करती हैं, लेफ्ट कर देती हैं, तो फिर 3 इंडस्ट्री रह जाएगी, तो उनमें प्रॉफिट फिर से वैसे ही बटने लगेगा, डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। दैट इज़ वाई इन द केस ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म्स अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना उनका कॉस्ट लग रहा है उतना ही उनको रेवेन्यू मिल रहा है, तो इतना ही हमेशा क्या है, फर्म्स को मिलता है। सो फ्री एंट्री एंड द एग्जिट। 5th वन इज परफेक्ट मोबिलिटी। फिफ्थ है परफेक्ट मोबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है कि
देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी क्या है, एक परफेक्ट मोबिलिटी है, ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी है ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द मार्केट में। सो विच इंश्योर यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो क्या इंश्योर करता है, यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, यूनिफॉर्म होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन होल इकॉनमी, सारे ही इकॉनमी में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है वो सब में सेम है, ठीक है। सो देयर इज नो ऑक्यूपेशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द फैक्टर, मतलब ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ऑक्यूपेशन की ओर से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो फैक्टर्स को हम लोग मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन टू अनदर। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, दे कैन ईजिली मूव, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ईज, राइट। सो दे कैन मूव टू द इंडस्ट्री विच ऑफर्स देम मैक्सिमम, वो अपने अकॉर्डिंग उनको लग रहा है कि वो अगर उसमें कंफर्टेबल हैं, किसी और इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो वो जा भी सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा काइंड ऑफ restrictions नहीं है. So there is perfect mobility of the factors. Next one is lack of transportation cost. Lack of transportation cost. ठीक है. सो लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रही हैं तो उनमें कोई भी कॉस्ट नहीं एंकर होगा. ये मैंने बताया था क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबकी सारे फॉर्म एक सेम प्राइस दे रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा, अगर वो ज़्यादा फार भेजेंगे कोई भी प्रोडक्ट को तो उसका कॉस्ट इनकर होगा. दैट इज़ वाई जो भी सेलर हैं वो अपने नेबर्स में गुड्स को सेल करते हैं और जो बायर है वो अपने बगल से ही गुड्स को परचेज करते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आप अगर वाराणसी में ही गुड्स को मूव कर रहे हो फ्रॉम कैंट टू सिगरा, ठीक है, अब अगर गुड्स आपका यही कैंट से मुंबई जा रहा है तो उसका ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा. तो इसीलिए जो भी बायर और सेलर है दे ऑलवेज प्रेफर एट द नियरेस्ट, वो अपने नियरेस्ट को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि दूर जाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. और इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट. लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ठीक है. यहाँ पे कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है, कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं होता है. क्यों नहीं होता? बिकॉज सेलिंग कॉस्ट इज कॉस्ट विच इज एनकर्ड ऑन दी एडवर्टीजमेंट और दी प्रमोशन. तो ये जो कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट किस पे एनकर होते हैं कि कोई भी गुड्स है, ठीक है, उसके प्रमोशन के लिए. जैसे आप देखते होंगे कि आप घर से बाहर ही निकलिए तो बड़े बड़े ऐसे बैनर्स लगे होते हैं, पैम्पलेट होते हैं, एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, जो क्यों होते हैं, बेसिकली गुड्स को प्रमोट करते हैं, जिससे लोग वो सारी चीज़ें किसी भी कस्टमर्स के आइज़ में आए कि हाँ ये प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये सारी इसमें सारे फीचर्स हैं, ठीक है. वही सेम चीज़ के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. बट इसमें क्या है, इसमें यूनिफॉर्म प्राइस है, कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म को अपने से बेस्ट दिखाना है, क्योंकि सबकी प्राइस सेम है. कोई भी अपनी प्राइस में मैनिपुलेशन भी नहीं कर सकता, जो चल रही है वही चलेगी. तो यहाँ पे इसीलिए कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है. सो क्या क्या इसके फीचर्स हो गए? इसके फीचर्स हो गए सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. लार्ज नंबर में बायर भी होंगे और सेलर्स भी होंगे. होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे, दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग दी होमोजीनियस और दी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. परफेक्ट नॉलेज है, उन्हें पूरे मार्केट की परफेक्ट नॉलेज है. फिर है फ्री एंट्री एंड दी एग्जिट, फॉर्म में एंटर और दी एग्जिट द फॉर्म, वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं. परफेक्ट मोबिलिटी है, गुड्स क्या है वो मोबाइल हो जाते हैं. लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगा. एंड द लैक ऑफ द सेलिंग कॉस्ट, और यहाँ पे कोई भी सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होगा. सो परफेक्ट मोबिलिटी कह रहा है कि देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया गया है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स, वो क्या हो सकते हैं, दे कैन मोबाइल, वो पूरे मार्केट में मोबाइल हो सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं. विच इंश्योर्स यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन होल इकॉनमी, जो ये इंश्योर करता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगर कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें जो भी कॉस्ट लग रहा है वो यूनिफॉर्म है, वो चाहे
वन इंडस्ट्री में हो चाहे दूसरे फॉर्म में हो चाहे जहाँ भी हो, हमेशा जो कॉस्ट लगेगी वो क्या होगी, वो हमेशा ही सेम होगी। सो देयर इज़ नो ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द फैक्टर। जो भी फैक्टर हैं उनमें कोई भी ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन मतलब ऑक्यूपेशन मतलब जो वो काम कर रहे हैं उस पर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एक फैक्टर से वो दूसरे में चेंज नहीं हो सकते। किसी को भी मूवमेंट करना है वो फ्रॉम वन प्लेस और फ्रॉम वन इंडस्ट्री वो दे कैन ईजली मूव। सो दे कैन मूव टू द इंडस्ट्री विच ऑफर देम मैक्सिमम। उन्हें वो उस इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं जहाँ पे वो मैक्सिमम कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हर जगह तो यूनिफॉर्म है, तो कैसे आ रहा है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री मतलब समझ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जा सकता है। जैसे अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में है तो वो सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो है तो उसको मना किया जाएगा कि आप सीमेंट की इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। वो अगर उसको वहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है तो वो वहाँ पे जा सकता है। यहाँ पे कोई भी मोबिलिटी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर वो वहाँ पे एज अ मैनेजर काम कर रहा है और वहाँ पे अगर उसको उससे बड़ी पोस्ट मिल जाती है या उससे उसको मैनेजर या तो कोई एक लेबर की तरह था वहाँ से उसको कोई एक असिस्टेंट बना दिया जा रहा है तो वो दे कैन ईजिली मूव। वहाँ पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो वहाँ से वहाँ नहीं जा सकता या वो जा सकता है, ऐसा कोई उसको मना करेगा। सारी मोबिलिटी वहाँ पे उनको दे के रखी गई है। सो नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज शेप और द स्लोप ऑफ द AR एंड MR। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शेप और स्लोप के बारे में कि कैसा कर्व इसका होता है AR और MR का। तो यहाँ मैंने रेवेन्यू वाले चैप्टर में और कंसेप्ट में बताया था कि प्राइस ही AR होता है, प्राइस इज इक्वल टू AR। क्यों होता है? बिकॉज जो एज अ बायर वो क्या करता है, पे करता है, वही सेम एज अ सेलर वो उतना लेता है। ठीक है, हम पे कर रहे हैं, वो उतना रिसीव कर रहा है। इसीलिए P क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू AR। तो AR और MR कर्व क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। सो उसको जानने के लिए सबसे पहले एक टेबल लेते हैं हम लोग। क्वांटिटी हो गया आपका, प्राइस P, फिर TR MR AR, TR MR AR। तो क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी 10, 20, 30, 40, 50। प्राइस आपका क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। 10 प्राइस सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस है वो प्रिवेल कर रही है मार्केट में। TR क्या है, वो बढ़ता रहेगा विद द इंक्रीज इन द क्वांटिटी, 10, 20, 30, 40 एंड 50। MR क्या है, हमेशा चेंज सेम ही हो रहा है क्योंकि AR क्या है, वो सेम है। और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वांटिटी और यहाँ पे हो गया आपका AR और MR। तो यहाँ पे हो गया आपका 10, ये हो गया 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो हर एक लेवल पे ये 10 है। दैट इज वाई AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। AR MR और प्राइस एक दूसरे के दोनों सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि AR एंड MR इज परफेक्टली इलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक है कि प्राइस में ना चेंज होके, प्राइस तो हमारी सेम है, प्राइस में ना चेंज होके क्वांटिटी में क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। क्वांटिटी आपकी Q1 से Q2, Q2 से Q3, Q3 से Q4, Q5 हो जा रही है, बट प्राइस रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इट मीन्स प्राइस रिमेन्स द यूनिफॉर्म, द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एंड द प्राइस इज यूनिफॉर्म एज इट इज फिक्स बाय द इंडस्ट्री। प्राइस यहाँ पे सेम होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो फिक्स कौन कर रहा है, इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री यूनिफॉर्म प्राइस क्या करती है, डिटरमिन करती है। अब आता है कंसेप्ट की, हाँ, वाई AR इज इक्वल टू MR अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। AR MR के इक्वल क्यों होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सो लार्ज। ये जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है जो होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, दैट अ सिंगल फॉर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। एक कोई सिंगल फॉर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, एज
मार्केट सप्लाई रिमेन्स द अनअफेक्टेड, क्योंकि सप्लाई तो अनअफेक्टेड है। इवन इफ अ फ्यू फॉर्म चेंज द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, भले कोई कुछ फॉर्म क्या है प्राइस सप्लाई को चेंज भी कर ले, बट अगर ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं तो उसमें चेंज नहीं होता है। सो द फॉर्म कैन सेल एनी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द कमोडिटी एट द यूनिफॉर्म प्राइस। अब फॉर्म क्या है, वो कोई भी कमोडिटी को 10, 20, 30, 40 जितना भी इसको सेल करना है वो सेल कर सकती है एट द यूनिफॉर्म प्राइस। प्राइस आपकी सेम ही रहेगी, क्वांटिटी कोई भी फॉर्म चाहे जितना भी बढ़ा ले। सो विच इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द और विद द फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई इसको डिटरमिन करता है। इट मीन्स दैट फॉर्म हैज़ टू एक्सेप्ट द प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। तो सारे ही फॉर्म को वो प्राइस को डिटरमिन करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो प्राइस डिटरमिन की है इंडस्ट्री। सो दस द फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। तो हमेशा याद रखिएगा जो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती हैं वो प्राइस को टेक करती हैं, नॉट अ प्राइस मेकर। बनाती नहीं है, मेक नहीं करती, टेक करती हैं। बट इंडस्ट्री यहाँ पे क्या होती हैं, प्राइस मेकर। सो द फर्म डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फर्म का जो डिमांड कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एंड द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक है। एंड एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू के। एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ और OQ1। प्राइस आपकी कांस्टेंट रहेगी भले क्वांटिटी आपकी OQ से OQ1, OQ2, OQ3, OQ4, OQ5 होती चली जाए।